मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछले क्लास में हम लोग इक्विलिब्रियम चैप्टर स्टार्ट किए थे। आज इक्विलिब्रियम का सेकंड क्लास है और आज हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यानी कि केसी के बारे में बात करेंगे। इनके यूनिट के बारे में बात करेंगे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई केमिकल इक्वेशन दिया हुआ हो तो उसका एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे, फिर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग कुछ यूनिट्स के बारे में बात करते हैं कि यूनिट का किस तरीके से लिखा जाएगा। तो फिर एक्सप्रेशन और यूनिट दोनों हम लोग साथ साथ में करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़े थे और उसी लॉ ऑफ मास एक्शन के अनुसार से इनका फार्मूला भी डिराइव किया गया था और वहां बात किए थे हम कि अगर कोई केमिकल इक्वेशन लिखा हुआ है A मोल्स ऑफ A रिएक्ट विथ B मोल्स ऑफ B, इक्विलिब्रियम रिवर्सिबल रिएक्शन में एग्जिस्ट करता है, इसलिए रिवर्सिबल का होना जरूरी है। C मोल्स ऑफ C एंड D मोल्स ऑफ D। तो इसके लिए अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना तो Kc वुड बी इक्वल टू हो जाएगा C टू द पावर C इनटू D टू द पावर D डिवाइडेड बाय A टू द पावर A इनटू B टू द पावर B। यानी आगे में जो स्मॉल लेटर से दिया गया है वो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, वो इसके पावर में चला जाता है। अब कुछ रियल इक्वेशन लेकर चलते हैं। जैसे अगर दिया हुआ है हाइड्रोजन इट इज इन गैसियस स्टेट प्लस आयोडीन इट इज आल्सो इन गैसियस स्टेट, इट गिव 2Hi इन गैसियस स्टेट। इनके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन लिखना है। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc वुड बी इक्वल टू होगा ऊपर में प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन, तो प्रोडक्ट में हाइड्रोजन आयोडाइड है तो यहां लिखोगे हाइड्रोजन आयोडाइड, इनके आगे में नंबर ऑफ मोल 2 है तो इनके पावर में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन और आयोडीन है तो यहां मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इनटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन। अब इसके यूनिट के बारे में बात करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है Kc, बट इसका यूनिट रिएक्शन पर डिपेंड करता है, यानी कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल पर इनका यूनिट डिपेंड करता है। यानी कि अलग अलग केमिकल इक्वेशन के लिए Kc का यूनिट अलग अलग होगा। तो हर एक इक्वेशन के लिए आपको निकालना होगा। स्क्वायर ब्रैकेट से हम लोग बात किए थे कि मोलरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है मोलर कंसंट्रेशन को, और मोलर कंसंट्रेशन यानी कि मोलरिटी का यूनिट होता है मोल पर लीटर। तो फिजिक्स में जैसे यूनिट एंड डायमेंशन का कंसेप्ट यूज करते हैं, बिल्कुल उसी तरह का सेम टाइप ऑफ कंसेप्ट यहां भी हम लोग को यूज करना होगा। अब जैसे इस कंडीशन में आपको यूनिट निकालना है Kc का, तो यहां Kc के यूनिट के लिए लिखोगे हाइड्रोजन आयोडाइड का मोलर कंसंट्रेशन, तो इनके लिए यूनिट हो गया मोल लीटर इनवर्स, क्योंकि इसका पावर 2 है तो यहां पावर 2 करेंगे, डिवाइडेड बाय इसके लिए भी यूनिट हो गया मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, इनके लिए भी यूनिट हो गया मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। अब देखो यहां भी मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा और ये भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये पूरा पार्ट कैंसिल हो गया, इसका वैल्यू 1 आ गया। यानी कि इस इक्वेशन के लिए Kc का कोई यूनिट नहीं होगा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट यूनिटलेस हो जाएगा। ये एक क्वेश्चन हुआ। सेकंड क्वेश्चन बताते हैं, ध्यान से आप देखते चलना, एक दो नया नया कंसेप्ट आएगा उसको आपको रखना होगा। नोट भी करोगे तो आप इसी तरह से पहले इक्वेशन के लिए एक्सप्रेशन ये हो गया और फिर सेकंड पार्ट हो गया उसके यूनिट के लिए। तो फिर जब आप न्यूमेरिकल बनाएंगे तो वहां पर Kc का यूनिट भी लिखना पड़ेगा न्यूमरल वैल्यू के साथ में। अगर इक्वेशन में दिया हुआ है नाइट्रोजन इन गैसियस स्टेट plus 3 moles of hydrogen in gaseous state, it give 2 moles of ammonia। Haber's process है अमोनिया का सिंथेसिस का, it is also in gaseous state। तो पहले इसका हम लोग एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो एक्सप्रेशन आ जाएगा Kc would be equal to प्रोडक्ट में है अमोनिया, तो मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया टू द पावर 2 डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन into molar concentration of hydrogen to the power 3। अब इनका यूनिट निकालना है, ये तो एक्सप्रेशन लिख ली। अब यूनिट अमोनिया का यूनिट हो गया मोल लीटर इनवर्स,
टू द पावर 2, नीचे में आएगा ये मोल लीटर इनवर्स, और यहां टू द पावर 3 है तो इनका आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 3। तो जैसे आपको करना है, ये मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 3 और ये मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 1 है। तो अगर पूरे स्टेप बाय स्टेप अगर हम समझाएं आपको, तो यहां लिख सकते हैं मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 2, और यहां हो गया मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 4। 3 यहां है और 1 यहां है, तो 3 and 1 4 हो गया। अब इसको अगर ऊपर ले जाओगे आप, तो यहां ये -4 हो जाएगा, ये 2 यानी कि -2। बिल्कुल एकदम मैथ्स के जैसा कंसेप्ट हो गया, यानी मोल लीटर इनवर्स टू द पावर -2, और ब्रैकेट हटाओगे तो इनका यूनिट हो गया मोल -2 और ये लीटर स्क्वायर, यानी इस केमिकल इक्वेशन के लिए एक्सप्रेशन हो गया। अभी तक जो दोनों एग्जाम्पल लिए थे, उन दोनों में रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसेस फेज में था। होमोजेनियस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल था, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस आपको समझाए थे। हेटेरोजेनियस में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट ये सभी एक ही फेज में नहीं होते हैं, कोई सॉलिड भी होगा, कोई लिक्विड भी होगा, कोई गैस भी होगा। तो होमोजेनियस फेज के कंडीशन में आप ये निकालोगे, इसको यहां नोट कर लेना। अब यहां हम लोग बात कर रहे हैं हेटेरोजेनियस इक्विलिब्रियम का। आपको दिख रहा है कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज कर रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड स्टेट में है, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड में है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस स्टेट में है। अब इस जगह पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना होगा। जब भी हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड के कंसंट्रेशन को यूनिटी यानी 1 मानते हैं, यानी एक्सप्रेशन में उनके कंसंट्रेशन को नहीं लिखा जाता है, क्योंकि पूरे रिएक्शन में सॉलिड का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, और हम लोग जो भी एक्सप्रेशन में वैल्यू लिखते हैं वो वेरिएबल का लिखते हैं, यानी जो चेंज करता है। ध्यान से समझना, केमिकल रिएक्शन में रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करता है। लेकिन अगर रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में, सॉलिड फेज में है, तब उनका कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगा, सिर्फ अमाउंट चेंज करेगा। अब कंसंट्रेशन और अमाउंट को थोड़ा सा क्लियर करते हैं, बिल्कुल एकदम ध्यान से समझना। जैसे अगर मान लिया कि 100 मिलीलीटर वाटर लेते हैं, 2 ग्लास, एक यहां और एक यहां, ए और ये बी। इसमें हम लोग 50 ग्राम शुगर ऐड करते हैं और इसमें हम लोग 20 ग्राम शुगर ऐड करते हैं। दोनों में सॉल्वेंट अमाउंट सेम है, 100 मिलीलीटर और ये भी 100 मिलीलीटर। दोनों में शरबत बन जाएगा। ए में 50 ग्राम डिसॉल्व किया गया और बी में 20 ग्राम डिसॉल्व किया गया। अब आप जरा सोच के बताओ, दोनों का कंसंट्रेशन सेम होगा या अलग अलग होगा? अलग अलग होगा। मोलरिटी निकालेंगे तो मोल पर लीटर, तो जो भी दोनों का अमाउंट अलग अलग है तो मोल अलग होगा, मोलरिटी अलग होगा। दोनों का स्वीटनेस वैल्यू अलग होगा। ए में 50 ग्राम शुगर डिसॉल्व किया गया है, बी में 20 ग्राम शुगर डिसॉल्व किया गया है, तो बी का स्वीटनेस वैल्यू ज्यादा होगा, यानी कि ज्यादा मीठा लगेगा इसके कंपैरिजन में। यानी अगर शुगर कंटेंट है, शुगर सॉल्यूशन है, तो उसके कंसंट्रेशन को कंपेयर कर सकते हैं हम लोग उसके टेस्ट के अनुसार से। जो ज्यादा स्वीट लगेगा, जो ज्यादा, जिसका ज्यादा स्वीटनेस वैल्यू है, उनका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, और जिनका स्वीटनेस वैल्यू कम है उसका कंसंट्रेशन कम होगा। तो अगर एक्वस सॉल्यूशन रहता है तो एक्वस सॉल्यूशन में रिएक्टेंट जैसे जैसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कम होने लगता है। लेकिन अगर वो सॉलिड फेज में है, सॉलिड स्टेट में है, तब उनका सिर्फ अमाउंट चेंज करेगा, कंसंट्रेशन वही रहेगा। इसको समझाते हैं। शरबत वाली बात तो समझ में आ गई आपको कि ये ज्यादा मीठा लगेगा, स्वीटनेस वैल्यू होगा, यानी ये हायर कंसंट्रेशन है और ये लोअर कंसंट्रेशन है। मिश्री देखे होंगे आप, इनका भी कंपोजिशन शुगर के बराबर भी, ये भी स्वीट लगता है, मीठा ही लगता है, इसका भी स्वीटनेस टेस्ट होता है। अब क्या करना है आपको, मिश्री का ये कितना बड़ा ढेर, ध्यान से समझना, और इसी में से एक छोटा सा टुकड़ा ऐसे तोड़ लें,
दोनों का अमाउंट अलग अलग है, यहां ज्यादा अमाउंट है, यहां कम अमाउंट है। अमाउंट दोनों का अलग अलग है, लेकिन कंसंट्रेशन दोनों का सेम ही होगा। क्योंकि अगर इसको आप टेस्ट करके देखोगे, चाट करके देखोगे, तो ये मीठा लगेगा, और इसको चाट के देखोगे तो ये भी मीठा लगेगा। अब जरा आप बताओ तो कि दोनों का स्वीटनेस वैल्यू सेम होगा या अलग अलग होगा? दोनों का स्वीटनेस वैल्यू सेम होगा, दोनों बराबर ही मीठा लगेगा, क्योंकि यहां पर ये प्योर फॉर्म में सॉलिड था। तो यहां ये मेरे बताने का मतलब कि ये रिएक्टेंट का अमाउंट है, जैसे जैसे ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा इनका अमाउंट कम होने लगेगा, अमाउंट कम होगा, बट कंसंट्रेशन, इनका स्वीटनेस वैल्यू वही रहेगा। इतना छोटा भी अगर मिश्री का ढेला बचा हुआ रहेगा, उसको टेस्ट करेंगे तो वो भी उतना ही मीठा लगेगा जितना बड़ा वाला लग रहा था। यानी कि सॉलिड सब्सटेंस का अमाउंट चेंज करता है, मोलरिटी नहीं, और इसी वजह से उनके कंसंट्रेशन को हम लोग 1 लेते हैं। अगर कोई सॉल्वेंट के फॉर्म में, स्पेशली H2O जब लिखा हुआ लिक्विड फॉर्म में है वो, तो उनके कंसंट्रेशन को भी 1 लेते हैं, क्योंकि वो एक्सेस अमाउंट में, और जो एक्सेस अमाउंट में होता है उनका कंसंट्रेशन भी ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। तो ये दो चीज ध्यान में रखोगे आप। तो अब अगर इनका कंसंट्रेशन का एक्सप्रेशन निकालना हो हमें, तो जहां जो सॉलिड सब्सटेंस है उसको हम लोग 1 कंसीडर करेंगे, तो इनके लिए एक्सप्रेशन आ जाएगा Kc वुड बी इक्वल टू, जब यहां लिखे कैल्शियम ऑक्साइड और इस जगह पर CO2 मोलर कंसंट्रेशन, और यहां पर मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CaCO3, तो एक स्टेप और बढ़ना पड़ेगा, इसकी जगह पर आपको लिखना पड़ेगा 1 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 डिवाइडेड बाई 1। रीजन ये कैल्शियम ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड फॉर्म में था, तो इसलिए इसका कंसंट्रेशन 1 हो गया, यानी कि Kc का एक्सप्रेशन मोलर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 पर डिपेंड किया। अब अगर डायरेक्ट दिमाग में रहेगा तो ये स्टेप लिखने का जरूरत ही नहीं है। आप यहां देख करके कि ये प्रोडक्ट सॉलिड में है, CO2 ये 1 हो गया, इसको नहीं लिखना है, डिवाइडेड बाय 1 उसको भी नहीं लिखना है। अब जब इनके यूनिट पर आएंगे तो यूनिट तो इसी एक्सप्रेशन पर डिपेंड करता है, तो यहां पर Kc का यूनिट हो जाएगा मोल लीटर बस। एक और बताते हैं, इसको भी आप नोट कीजिएगा। पोटासियम क्लोराइड का नाम सुने होंगे, KClO3 है, ये डिकम्पोज करता है पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन। टू KClO3, it exists in solid state. On a strong heating, it decomposes into potassium chloride, 2KCl in solid state plus 3O2 in gaseous state. अब इनके लिए Kc का एक्सप्रेशन लिखना है, तो Kc would be equal to, ऊपर में देखो ये सॉलिड है तो इसको नहीं कैरी करेंगे, ये भी सॉलिड है इसे कैरी नहीं करेंगे, तो बचा हुआ क्या रह गया, सिर्फ O2 and to the power 3। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो इसे कैरी नहीं किया। अब इनका अगर यूनिट लिखना है तो इनका यूनिट हो जाएगा मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 3, या इसी को अगले स्टेप में लिख सकते हैं हम लोग मोल टू द पावर 3 लीटर टू द पावर -3। तो आप बुक में देखेंगे एक्सप्रेशन से रिलेटेड, यूनिट से रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का, अब वो आपसे बन जाएगा। तो इससे पहले नोट कर लीजिएगा और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको बनाइएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पर आते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन दिया रहेगा। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, इन हैबस प्रोसेस नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट टू फॉर्म अमोनिया। तो इक्वेशन हो गया N2 in gaseous state plus 3H2 in gaseous state, it give 2NH3, 2NH3. It is also in gaseous state. At equilibrium यानी कि जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया है, इक्विलिब्रियम करने का मतलब जहां पे रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हो गया है। रिएक्शन देखने के बाद में आपको रुका हुआ लग रहा है, यानी कि अब किसी का कंसंट्रेशन चेंज नहीं कर रहा है, चेंज नहीं कर रहा है, ठीक है। इक्विलिब्रियम करने का मतलब रेट बराबर हो जाता है। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन कोई जरूरी नहीं है कि बराबर होगा।
अब जब इस इक्विलिब्रियम कंडीशन में ऑब्जर्व किया गया तो देखा गया कि नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन है 0.2 मोलर, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर और अमोनिया का कंसंट्रेशन है, द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया इज 0.4 मोलर। अब आपको यहां पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का वैल्यू निकालना है, तो इसे कैसे सोल्व करेंगे? ध्यान देना, नाइट्रोजन का, हाइड्रोजन का और अमोनिया का मोलर कंसंट्रेशन दिया हुआ है एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो अब इसे सोल्व करने के लिए सबसे पहले इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc का एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो इनका एक्सप्रेशन आ गया मोलर कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया NH3 to the power 2 divided by molar concentration of nitrogen into molar concentration of hydrogen to the power 3। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए। अमोनिया का कंसंट्रेशन दिया हुआ है इक्विलिब्रियम में 0.4, तो यहाँ ये 0.4 का स्क्वायर हो गया डिवाइडेड बाय नाइट्रोजन का कंसंट्रेशन 0.2, हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन 0.1, तो 0.1 का क्यूब हो गया। ऊपर में 0.4 का स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू आ गया 0.16। नीचे में इनका स्क्वायर करेंगे, सॉरी ये 0.2 और ये 0.1 का क्यूब करोगे तो 0.001 यानी कि 10 to the power -3 आ जाएगा। और सॉल्व करते हैं, ऊपर में इस वैल्यू को लिख सकते हैं हम लोग 16 into 10 to the power -2। नीचे में ये वैल्यू आ गया 2 into 1 यानी कि 2, 10 to the power -1 और 10 to the power -3, 10 to the power -2। 8 टाइम्स ये कैंसिल हो गया, ये -4 को ऊपर में ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो यानी फाइनल वैल्यू आ गया 8 into 10 to the power 2। आप खुद से भी सोल्व कीजिएगा, ये तो मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है, सिंपल। अब इसके बाद में इसके यूनिट के बारे में, अब यहां देखो, यहां मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 2 है। अब कहीं पर भी आप रख में करो, यहां आ गया ऊपर में मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 2 और नीचे में 3 and 1 4 है, यानी मोल लीटर इनवर्स टू द पावर 4। ऊपर में ले जाओगे तो ये -2 होगा, यानी कि इनका यूनिट हो गया मोल -2 लीटर स्क्वायर। अब बाकी के एनसीईआरटी बुक में भी इसी तरह से इससे रिलेटेड कई क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन को आपको सोल्व करना है। फर्क क्या पड़ेगा? फर्क पड़ेगा कि किसी में सॉलिड रहेगा तो सॉलिड को लेकर नहीं चलना है, उसको छोड़ दोगे आप, कैलकुलेशन में फर्क पड़ेगा। जैसे हम यहाँ पे 0.2 0.1 लिए, उस जगह पर वो 0.283 रहेगा, यानी कि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो केमिस्ट्री मल्टीप्लिकेशन तो नहीं है, केमिस्ट्री तो ये एक्सप्रेशन है कि हाँ यहाँ पर लिखे, ये यूनिट आप कहाँ से ले आए, किस तरीके से ले आए, वो डिटर्मिनेशन है। तो वो मेथड ये बताया, तो बहुत ज्यादा जल्दीबाजी नहीं करना है। अब आपका काम रहा कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc से रिलेटेड जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया हुआ है, हम कोशिश करेंगे कि आपको पीडीएफ में दे दें कि कौन सा क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, उसको आप बनाओगे और बनाने के बाद में फिर आप आगे बढ़ेंगे। हम लोग अगले क्लास में Kp के बारे में बात करेंगे। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब एक्सप्रेशन दिया हो प्रेशर के टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर, और Kp और Kc के बीच में रिलेशन, उसके बाद में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का कंडीशनल प्रॉब्लम, यानी कि रिवर्स कर दे तो क्या होगा, मल्टीप्लाई कर दे तो क्या होगा। तो आज यहीं तक, इत्मीनान से आप पढ़ो, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।